तो दोस्तों, मैंने कुछ ही समय पहले पोचोंग गुंदुल नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था कि मैं इसके ओरिजिन वाली फिल्म को भी लेकर आऊंगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पोचोंग द ओरिजिन मूवी को। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और पोचोंग ओरिजिन को देखने के बाद में आप पोचोंग गुंदुल जरूर देखना अगर आपने उसे नहीं देखा है। वो भी काफी बढ़िया फिल्म है, दोनों ही काफी अच्छी हैं। साथ ही साथ मैंने 13 एक्सॉर्सिज्म्स मूवी को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है जाकर देखना। उसके अंदर एक लड़की के ऊपर 13 एक्सॉर्सिज्म एक ही दिन में किए जाते हैं जो कि काफी भयानक है। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, इनफैक्ट दोनों ही मूवीज का। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जेल से, जहां पर हम अनंता नाम के एक कैदी को देख पाते हैं। अनंता एक कातिल होता है जिसे अब मौत की सजा मिलने वाली थी। यहाँ पर अनंता को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जाता है और इसके बाद उसे गन की मदद से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सास्ती नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अनंता की ही एक लौती बेटी थी। वो एक रेस्टोरेंट में गाना गा रही होती है कि तभी इसी बीच वो एक बच्ची की स्पिरिट को देखती है, जिसको देखकर वो गिर पड़ती है और उसके गिरने के बाद ये स्पिरिट भी गायब हो जाती है। अब यहाँ से सास्ती घर जा रही होती है कि तभी उसके पास एक ऑफिसर आता है जो कि उससे मदद मांगने आया था। अब यहाँ वो सास्ती को जेल में लेकर जाता है, जहाँ पर आने पर मीडिया वाले उनको घेर लेते हैं। वो सभी लोग उनसे अनंता के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन ऑफिसर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अंदर जाकर सास्ती वो जगह देखती है जहाँ पर उसके डैड को एग्जीक्यूट किया गया था। जिसके बाद पुलिस वाले उसे मॉर्ग रूम में ले जाने लगते हैं जहाँ पर उसके पिता की लाश होगी। जिसके बाद रूडी नाम का वार्डन सास्ती के पास आता है और वो उसको बताता है कि उन्होंने उसके पिता को आज एग्जीक्यूट किया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो अभी तक जिंदा है, जबकि वो उसे 2 बार खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं। दरअसल हुआ ये था कि एग्जीक्यूट करने के बाद उसे मॉर्ग रूम में रखा गया। तब उन्हें वहां से कुछ आवाज सुनाई दी थी। जब जाकर देखा तो अनंता जिंदा था। वो कह रहा था कि सिर्फ उसके डिसेंडेंट ही उसको खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ रूडी सास्ती से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी इसमें मदद करे ताकि उसके पिता आराम से खत्म हो जाएं। लेकिन ये सुनकर सास्ती बाहर आकर उल्टी करने लगती है और इसी बीच वो एक और बच्चे की स्पिरिट को भी देखती है, लेकिन वो भी गायब हो गई थी। जिसके बाद वहां पर वार्डन रूडी आता है और इसी बीच लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती हैं और उन्हें एक गार्ड के चिल्लाने की आवाज आती है कि तभी वहां पर अनंता आता है जो कि सास्ती के ऊपर हमला करने लगता है और गार्ड आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स को भी वो खत्म करने लगता है। जिसके बाद वो वापस सास्ती की तरफ बढ़ता है, लेकिन सास्ती उसे गार्ड की ही गन से शूट कर देती है और यहाँ पर अब वो एक बार में ही खत्म हो जाता है, जैसा कि उसने कहा था कि उसके डिसेंडेंट ही उसको खत्म कर सकते हैं। अब इसके बाद सास्ती अपने पिता के पास लेट जाती है, जहाँ पर उसे उसके बचपन के फ्लैशबैक आ रहे थे, जहाँ पर उसके पिता और वो उनका फेवरेट सॉन्ग साथ में गाते थे। एंड आई बिलीव कि शुरुआत में जो सास्ती गाना गा रही थी वो भी उनका फेवरेट सॉन्ग होगा। अब अनंता अपनी बेटी सास्ती को बहुत प्यार करता था और उसे सब कुछ दिलाया करता, जो भी वो कहती थी। वो सब कुछ करता अपनी बेटी को खुश रखने के लिए और यही सब सोचकर सास्ती रोने लगती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम एक जयंती नाम की रिपोर्टर को देखते हैं जो कि चोरी छुपे जेल में आ गई थी, लेकिन एक गार्ड उसको पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे क्वेश्चंस करने लगती है, बट ऑब्वियसली वो उसे कुछ नहीं बताता और वहां से भेज देता है। इधर वार्डन और सास्ती बात करते हैं, जहां पर सास्ती ये कहती है कि उन्हें उसके पिता को उनके गांव में ही बैरी करना चाहिए, जिस पर वार्डन उससे ये कहता है कि उन्हें उसको यहीं पुलिस सिमेट्री में ही दफनाना चाहिए। लेकिन मरने से पहले अनंता की ये आखिरी इच्छा थी कि उसे उसके गांव में ही दफनाया जाए, इसलिए बेटर यही रहेगा कि वो उसे उसके गांव में ही जाकर दफनाए। जिस पर वार्डन हाँ कर देता है और इसके बाद व्हीकल को तैयार किया जाता है जिसमें अनंता की लाश को रखा गया था और वो लोग वहां से निकल जाते हैं सीधा उनके गांव की तरफ, जिसमें ड्राइविंग कर रहे आदमी का नाम यामा होता है। और ये भी कितनी आयरनी है, यमराज यानी कि यामा। और बात रही उसके रोल के बारे में तो वो भी प्रिजन वार्डन ही था। अब उनके व्हीकल को जाता देख जयंती भी उनके पीछे जाने लगती है, यानी कि वही रिपोर्टर, ताकि उसे अच्छी खासी खबर मिल पाए, मसाला मिल पाए। खैर आगे जाकर यामा एक घर के सामने गाड़ी रोक देता है और इसके बाद वो उस घर में चला जाता है। अब वहां पर रह रहे लोगों से वो टॉयलेट करने की परमिशन लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन इसी बीच उसे आवाज आती है किसी औरत के रोने की, लेकिन जाकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। तभी वो आवाज और तेज हो जाती है और यामा वहां से डर कर भागकर उस औरत के पास आता है और वो उस लेडी को इसके बारे में बता रहा था, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो जरूर उसकी बहन होगी जो कि डरी हुई है। यहाँ पर यामा पूछता है कि वो डरी किससे हुई है, जिस पर वो लेडी ये कहने लगती है उस डेड मैन से जो कि उसके व्हीकल के पीछे है, वो एक इविल पर्सन है। और इतना कहकर उस औरत का फेस अचानक गायब हो जाता है और ये देखकर यामा जल्दी से बाहर आता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, यानी कि अनंता खत्म तो हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रुक नहीं रही थी। अब इधर बाहर जयंती पूरा वीडियो बना रही होती है और मौके का फायदा उठाकर वो सास्ती से भी सवाल जवाब पूछने लगती है, लेकिन तभी वहां पर डर कर यामा आता है और जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। अब जयंती जब उस घर को देखती है तो शॉकिंगली वो घर एकदम खंडर था, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी यामा ने देखा वो रियल नहीं था, जरूर अनंता की बॉडी के साथ कुछ बुरी शक्तियां जुड़ी हुई थी। खैर अब जयंती एक्साइटेड होकर फिर से इनका पीछा करने लगती है। अब यामा काफी घबराया हुआ था, लेकिन वो सास्ती को इसके बारे
में कुछ नहीं बताता। यामा उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है, जिस पर शास्त्री बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और यहाँ वो ये गौर करता है कि वो उन्हीं का पीछा कर रही है। खैर तभी हम अनंता के गाँव के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम विलेज के चीफ की वाइफ को नोटिस करते हैं, जो कि रोते हुए सबको बताती है कि उसके हस्बैंड ने उस पर हाथ उठाया है। ये सुनकर वहाँ एक मास्टर आते हैं और वो पूरी बात उससे पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि जब से उसके हस्बैंड सिमेट्री से आए हैं तब से उनका बर्ताव बदल चुका है और इसी बीच उसने उस पर हाथ भी उठाया, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम गाँव के चीफ को देखते हैं, जो कि पेड़ से लटक कर खुद को खत्म कर लेता है। अब गाँव के सभी लोग इसी सोच में थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी इधर यामा और शास्त्री को आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है, लेकिन वो रिपोर्टर अभी भी उनके पीछे लगी हुई थी। इसी बीच यामा को बाथरूम जाना था, इसलिए वो अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी वो रिपोर्टर आकर सीधा शास्त्री से सवाल जवाब करने लगती है, जिस पर शास्त्री उसके ऊपर ही भड़क जाती है कि एक तो उसके डैड नहीं रहे और ऊपर से वो यहाँ पर सवाल जवाब कर रही है। खैर इसी बीच वहाँ यामा आता है और उन दोनों को शांत करवाता है और शास्त्री को अंदर बैठा देता है। यहाँ पर जयंती अनंता की एक वीडियो बनाना चाहती थी, जिस पर वो उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद वो कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है और उसने जयंती को बेवकूफ बनाया था। तभी दूसरी तरफ हम विलेज चीफ के फ्यूनरल की तैयारी होते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर एक विलेज का आदमी मास्टर को साइड में ले जाकर कहता है कि जरूर ये सब अनंता की वजह से हुआ है, क्योंकि वो सुपर नेचुरल है। दरअसल ये बात कि अनंता सुपर नेचुरल है ये आग की तरह फैल चुकी थी और इसी कारण से वो रिपोर्टर भी उनके पीछे थी, ताकि उसे इस राज के बारे में पता चल पाए और वो न्यूज बना सके। ऑब्वियस सी बात है, व्यूज और पैसे का चक्कर था। तभी हम गांव वालों को चीफ की बॉडी को बैरी करने के लिए ले जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर होता यह है कि जब उसकी बॉडी को बैरी करा जा रहा था तो उसकी बीवी मोमुन जो होती है वो अजीब तरह से हंसने लगती है। अब मास्टर उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि वो कौन है, जिस पर वो उसे ब्रदर कहकर बुलाती है और ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है। असल में ये जो मास्टर होते हैं ना, वो अनंता का भाई होता है और ये सुनकर गाँव वाले परेशान हो जाते हैं और उनको पता था कि अनंता को यहाँ पर लाया जा रहा है बैरी करने के लिए और वो लोग इस चीज के खिलाफ हो जाते हैं। यानी कि वो लोग पहले ही समझ गए थे कि वो यहाँ पर आने वाला है, उसकी बॉडी को यहाँ पर बैरी करा जाएगा। इधर दूसरी तरफ यामा और शास्त्री साथ थे और वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है और खराब हो जाती है। यामा ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी कार एकदम सही थी। खैर वो बाहर निकलकर देखने लगते हैं और उनका नेविगेशन और सिग्नल्स दोनों बंद हो गए थे। तभी दो लोग बाइक से आते हैं तो वो उनसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी ये कहते हैं कि यहाँ तो कोई आसपास रिपेयर शॉप है ही नहीं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो उस गाड़ी को धक्का लगाएंगे। यहाँ पर यामा शास्त्री को अंदर बैठाता है और इसके बाद में वो तीनों धक्का लगाने लगते हैं। इसी बीच अनंता की बॉडी गाड़ी से बाहर आ जाती है और उन दोनों आदमियों में से एक के ऊपर गिर पड़ती है और इसको देखकर वो चिल्लाने लगता है। खैर तभी अनंता के शरीर के ऊपर से चादर थोड़ी सी हट जाती है और अनंता के अंदर से एक लिक्विड निकलता है, जो कि उस आदमी के मुंह के अंदर चला जाता है और ये देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अपने पिता की लाश को देखकर शास्त्री इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कितने भी लोगों को मारा हो, लेकिन वो आज भी उसके पिता ही हैं। यहाँ पर यामा कहता है कि उन्हें उसके पिता को गाड़ी में रखना चाहिए और यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसी बीच वो गाड़ी अपने आप ऑन हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको शुरू किया हो, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। खैर अब जो कुछ भी हो, गाड़ी फाइनली शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जयंती एक शॉप पर पहुंचती है, जहाँ पर वो उस गांव के रास्ते के बारे में पूछ रही थी जहाँ पर वो जाने वाले थे। इसी बीच अब वो दोनों आदमी वहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने यामा और शास्त्री की मदद करने की कोशिश करी थी। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो उस लाश का जिक्र करते हैं, जिस पर जयंती पूछती है कि क्या वो कार प्रिजन कार थी, जिस पर वो हाँ करते हैं। ये सुनकर जयंती उसी ओर बढ़ने लगती है। तभी हम गांव के अंदर अनंता के भाई यानी कि उस मास्टर को देख पाते हैं, जो कि चीफ की बीवी मोमुन से पूछताछ करते हैं कि सिमेट्री के अंदर जो कुछ हुआ था वो उसको बताए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। तभी दूसरी तरफ यामा और शास्त्री आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी उनकी कार पंक्चर हो जाती है और ये देखकर यामा शास्त्री को कार में बैठकर वहां से कहीं मदद लाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद शास्त्री गाना गाने लगती है और ये वही गाना था जो कि उसके पिता ने उसे बचपन में गाकर सुनाया था। तभी कोई पीछे से गिटार बजाने लगता है और वो बाहर निकलकर चेक करती है कि तभी उसके पिता उसके सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो काफी रोती है। उसके पिता उससे माफी मांगते हैं और वो उसे ये कहते हैं कि उसे जल्दी करना होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि उसके पिता क्या कहना चाहते थे। इधर हम यामा को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि काफी डरावने लग रहे थे, यानी कि वो इंसान तो नहीं थे। उनके हाथों में कॉफिन था और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब वो जल्दी से भागकर शास्त्री के पास आ जाता है। अब इतने में ही उसके पिता भी गायब हो जाते हैं। दरअसल शास्त्री कार में ही बैठी हुई थी और वो उसके पिता को अपने विजन के जरिए देख रही थी, यानी कि उसका कार से बाहर निकलना, उसके पिता का दिखना, ये सब उसका विजन था। इन रियलिटी वो कार के अंदर ही थी। बेसिकली यहाँ पर कहा जा सकता है कि शायद उसके पिता उसे वार्न कर रहे थे किसी चीज के बारे में। अब यामा को जो लोग दिख रहे थे वो शास्त्री को भी दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी शुरू करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हीं लोगों में से एक कार की विंडो से अपनी लंबी जीभ को निकालकर उन्हें टच करने लगता है कि तभी गाड़ी शुरू हो जाती है और वो वहां से जाने लगते हैं। वो गाड़ी रिवर्स करते हैं कि तभी उनकी गाड़ी उस रिपोर्टर से टकरा जाती है, जिससे कि रिपोर्टर वहीं बेहोश हो गई थी, यानी कि जयंती। वो लोग अब अनंता की बॉडी को उस रिपोर्टर की ही कार में रखते हैं, जिसके बाद वो वहां से उस रिपोर्टर की कार से निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग जो उनके पीछे थे वो गायब हो गए थे।
खैर तभी वो जल्दी से वहां से निकलते हैं, लेकिन कार के अंदर गैस ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो जैसे जैसे कार को धकेल कर गैस स्टेशन तक लेकर आते हैं और यहाँ शास्त्री बाथरूम जाती है। लेकिन इसी बीच उसे रोने की आवाज सुनाई देती है जो कि एक रूम से आ रही थी। वो अंदर जाकर देखती है कि तभी उसे कोई कपड़े ओढ़ते हुए लेडी मिलती है, जिसके पास जाने पर वो गायब हो गई थी। लेकिन तभी वो लेडी उसके पीछे से आती है, जिस पर वो तेजी से चिल्लाती है। ये सब सुनकर यामा उसे चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे शास्त्री जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। अब पास जाने पर वो नोटिस करता है कि वो शास्त्री नहीं है बल्कि कोई और है, जिसकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी थी। उसको देखकर वो वहाँ से भागकर कार में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसे शास्त्री मिलती है। जाने से पहले वो शास्त्री को टच करके चेक करता है कि वो रियल है या फिर नहीं, लेकिन वो रियल थी। अब वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे ये सुपर नेचुरल और अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। अब ये क्यों हो रहा था, ये सब तो उन्हें विलेज में जाकर ही पता लगने वाला था। खैर जैसे तैसे वो फाइनली गाँव पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको मास्टर मिलता है जो कि उनके पास था। यहाँ पर वो मास्टर को सब बता देते हैं कि वो यहाँ पर अनंता को बैरी करने आए हैं। अब मास्टर शास्त्री को देखकर पहचान जाता है और उसको बताता है कि वो उसका अंकल है, यानी कि उसके फादर उसके भाई थे। अब इसी बीच होता यह है कि जयंती जिसको टक्कर लग गई थी, उसे होश आता है, उसकी आंख खुलती है और वो अपने पास अनंता की लाश को देखकर बहुत डर जाती है। यानी कि उसको वीडियो बनानी थी ना, तो अब वो इजीली बना सकती है। खैर यहाँ पर अब वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर दूसरे गाँव वाले सावधान हो जाते हैं, जिसके बाद मास्टर उन्हें उनके घर पर लेकर जाता है और बताता है कि उन्हें जल्दी से अनंता को गाड़ना होगा, क्योंकि गाँव वाले नहीं चाहते कि अनंता यहाँ पर बैरी हो। वो उन्हें चीफ के खुद को खत्म करने के बारे में बताता है। गांव वालों को ये लग रहा था कि अनंता के सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से ये सब हो रहा था। यहाँ मास्टर उनको असली बात बताता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के यानी कि पोचोंग द ओरिजिन के असली पत्ते। तो वो उन सबको बताता है बनस्पति डीमन के बारे में, जो कि किसी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसे होस्ट चाहिए होता है और होस्ट मिलने के बाद वो अपनी किलिंग्स को शुरू कर देता है उसके शरीर के जरिए। पहले वो डीमन मास्टर के अंदर था। अब उसे निकालने के लिए कुछ लोगों ने उस पर एक खास हथियार यानी कि एक डैगर से हमला किया था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर से निकल गया। लेकिन वो डीमन फिर अनंता के अंदर चला गया था। अगर उस डीमन को उन्हें हराना है तो उन्हें उस डैगर से अनंता के अंदर स्टैब करना पड़ेगा। और आज पूर्णमासी की रात होने वाली है, जिसमें वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही उन्हें ये सब करना होगा, अदरवाइज डीमन नहीं खत्म हो पाएगा। लेकिन ये बातें सुनकर शास्त्री रोने लगती है कि एक तो उसके पिता उसकी वजह से ही खत्म हुए थे और उसके बाद अब उसको ही डैगर भी मारना पड़ेगा। लेकिन ये सब करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था और जो चीजें उन लोगों को रास्ते में दिख रही थी वो भी वही डीमन उनको दिखा रहे थे। माइट भी वो डीमन यहाँ पर आना नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर उसके साथ क्या हो सकता है और इसलिए वो उनको रोकना चाहता था, ऑब्स्टेकल्स उनके रास्ते में लगा रहा था। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो वो डीमन नहीं चाहता कि अनंता को उसकी जमीन में यानी कि उसके गांव में दफनाया जाए। अब इसी बीच वहां पर ढेर सारे लोग आ जाते हैं जिनको पता चल चुका था कि अनंता का शरीर यहाँ पर आ चुका है। अब वो सब लोग ये कहते हैं कि अनंता को वहां पर उस जमीन पर नहीं दफन किया जा सकता, क्योंकि अनंता एक ओमेन है, बैड लक है। और इतना कहकर वो लोग कार के पास जाने लगते हैं जिसके अंदर अनंता का शरीर था। लेकिन शॉकिंगली उसमें अनंता का शरीर नहीं होता। तभी यामा आकर उन गाँव वालों को डराकर भगा देता है। इधर हम देखते हैं कि शास्त्री अपने पिता के कॉर्प्स को कहीं पर ले जा रही थी, वो भी घसीटते हुए, और वो काफी रोने लगती है क्योंकि वो उसके पिता का अच्छे से फ्यूनरल करना चाहती थी, ऐसा नहीं करना चाहती थी। कि तभी बाकी सभी वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर मास्टर जल्दी से उसके डैड की लाश को बैरी करने के लिए कहते हैं, जिस पर शास्त्री ये कहती है कि वो उनको ऐसे बैरी नहीं करना चाहती, वो उनको एक अच्छा बैरियल देना चाहती है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि वो पोचोंग यानी कि कॉर्प्स उठ जाता है जिसके अंदर वो डीमन था। दरअसल वो डीमन अब शास्त्री को मारना चाहता था। वो शास्त्री को पकड़ लेता है, लेकिन मास्टर आकर उसे स्टैब कर देते हैं। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है। अब यामा शास्त्री को संभालता है, जिसके बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि शास्त्री कुछ अजीब सी और वियर्ड सी स्माइल दे रही थी। खैर वो लोग उस कॉर्प्स के पीछे जाते हैं और उसे स्टैब कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि शॉकिंगली वो जो पोचोंग था यानी कि कॉर्प्स था वो चीफ का था, यानी कि बनस्पति डीमन ने उन सबको बेवकूफ बना दिया। तब मास्टर को अनंता की बात याद आती है। दरअसल चीफ की वाइफ के शरीर में अनंता ही था। अनंता ने मास्टर को अकेले में बताया था कि बनस्पति डीमन को हराना मुश्किल है, क्योंकि उसकी पावर और बढ़ चुकी है और ऐसे में अब वो डैगर भी उसके ऊपर असर नहीं करेगा, और तो और वो फुल मून के समय खतरनाक हो जाएगा। और अनंता ने ये कहा भी था कि वो बनस्पति को उसकी बेटी पर हावी ना होने दे। ये याद आते ही मास्टर और बाकी लोग शास्त्री को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। एंडिंग के सीन में हम शास्त्री को देखते हैं जो कि अपने पिता के कॉर्प्स को गाड़ी से अकेले ही लेकर जा रही थी और उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी, जिसका मतलब साफ था कि अब वो बनस्पति डीमन शास्त्री के अंदर है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि जो अनंता का डिसेंडेंट है वही उसको मार सकता था, और यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन था कि जो कोई भी उसको मारेगा यानी कि उसके डिसेंडेंट, तो उसके अंदर ही वो डीमन आ जाएगा। और सेम ऐसी चीज हो गई थी, यानी कि अब शास्त्री के अंदर ये डीमन था और अब वो सारी किलिंग्स करने वाली है। और बूम, इसी के साथ में पोचोंग द ओरिजिन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी पोचोंग द ओरिजिन फिल्म की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मूवी में हुआ क्या। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो देखो, ये जो आदमी था ना वो असल में कातिल नहीं था। उसके अंदर ये बनस्पति डीमन था जो कि शुरुआत में इस मास्टर के अंदर था, लेकिन डैगर के वार होने की वजह से वो अनंता के अंदर आ गया, जिसके बाद अनंता गाँव से भाग गया था और ये सारी की सारी किलिंग जो थी वो बनस्पति डीमन उससे करवाया करता था। लेकिन ये सब तो ऑब्वियसली लॉ नहीं समझने वाला था, इसलिए उसको ये डेथ पेनल्टी दी गई थी। अब यहाँ पर अनंता डेथ पेनल्टी के बाद भी नहीं खत्म हुआ और उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस शरीर के अंदर ये डीमन होता है तो उसका ही कोई जानने वाला, उसका डिसेंडेंट यानी कि ब्लड लाइन का ही व्यक्ति उसको खत्म कर सकता है या फिर ये कहीं उसको मीनवाइल रोक सकता है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो फुल मून नाइट को उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ये डैगर भी काम नहीं आता। एक तरह से ये डैगर जो होता है ना वो बिल्कुल एक रिचुअल की तरह इस्तेमाल होता है, जिसके बाद होता यह है कि वो डीमन जो होता है वो उसी को पजेस कर लेता है जिसने कि उसके पहले होस्ट को मारा होगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डीमन को एक नया शरीर चाहिए था, यानी कि एक नए होस्ट की उसे तलाश थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद अनंता की बेटी सास्ती थी। रही बात एंडिंग की, तो एंडिंग में हमने ये देखा कि वो डीमन अब सास्ती के अंदर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाली किलिंग्स जो करने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि सास्ती करेगी, जिससे कि ये डीमन वो करवाएगा। अब गांव के अंदर जो अनंता का भाई यानी कि वो मास्टर था, उसके अंदर कहीं से ये डीमन आ गया होगा या फिर कोई ना कोई कर्स रहा होगा इनकी ब्लड लाइन के अंदर ही। अब वो डैगर का इस्तेमाल करके हुआ ये कि डीमन बाहर तो आ गया, लेकिन इसी ब्लड लाइन के किसी को उसने पजेस किया जो कि अनंता था, जिसके बाद वो गाँव से भाग गया और उसके बाद उसने ढेर सारी किलिंग्स करी थी। और अब ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी जब तक कि अनंता का भाई यानी कि मास्टर इस चीज को रोक नहीं लेता। यानी कि इनको सास्ती को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा रिचुअल या फिर कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिसके चलते वो बेचारी बच जाए, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी और डीमन उसको इसलिए इजीली पजेस कर पाया क्योंकि उसके अंदर काफी दुख था जिसके अंदर वो टूटी हुई थी, तो इसके चलते डीमन उसको आसानी से पजेस करने में कामयाब रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पोचोंग द ओरिजिन फिल्म समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पोचोंग का नेक्स्ट पार्ट भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, वो बिल्कुल लेटेस्ट सीक्वल है इसका। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए